नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। और राज की बात में आज बात करेंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आया हुआ है सियासी उफान और उसको शांत करने के लिए कैसे जुटा हुआ है संघ परिवार। 3 दिन से चल रही है दिल्ली में संघ की बैठक और इसके बाद क्या हो सकता है फैसला। साथ ही कोरोना की लहर से जिस तरीके से नुकसान हुआ है केंद्र सरकार की छवि को, उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा, इसको लेकर बन चुका है प्लान। और राहुल गांधी की ट्विटर पॉलिटिक्स और कांग्रेस में पंजाब में क्या चल रहा है, साथ ही सीबीएसई परीक्षा को निरस्त करने के पीछे क्या था राज। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी खासी बढ़ी हुई है और सत्ताधारी दल के भीतर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की मची हलचल ने इस सियासी उफान को सतह पर ला दिया है। वैसे तो संघ परिवार और बीजेपी की कोशिश है कि इस उफान को घर की 4 दीवारी में ही रोका जा सके और सहेजा जा सके, लेकिन भरपूर कोशिशों के बावजूद ये जो कयास है ये छलक कर बाहर आए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से अवतरित हुए हैं, उसके बाद किसी भी राज्य में होने वाले चुनाव से पहले इतनी लंबी कवायद चल रही है। आखिर इसके क्या कारण है, यह भी समझने की जरूरत है। ये आगे हम आपको राज की बात में बताएंगे, लेकिन एक बात हम आपको पहले बता देना जरूरी समझते हैं कि ये पहली बार हो रहा है किसी भी चुनाव से पहले मंत्रियों और संगठन के लोगों के साथ साथ मुख्यमंत्री तक से घोषणा पत्र के बारे में बात की जा रही है और संगठन और सरकार के बीच में समन्वय की बात भी उठी है। सेवा ही संगठन है, इसी बात पर सारी बात। आज संगठन के मुखिया जब आते हैं तो संगठनात्मक चर्चाएं होती ही हैं। हमारे सब वरिष्ठ लोग हैं, उनका मार्गदर्शन मिला। सेवा ही संगठन 2022 300 पार। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले दिल्ली में हुई संघ बीजेपी की हाई प्रोफाइल बैठक के बाद जिस तरह लखनऊ सरगर्म है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बीजेपी नेतृत्व इस राज्य को लेकर कितना चिंतित है। इस पूरी उठापटक और कवायद से राज की बात आपको बताऊं, उससे पहले आपके चिंतन के लिए कुछ सवाल। कुनबे में सब कुछ ठीक है, हम सब साथ साथ हैं, अफवाहें विरोधियों की साजिश है। सियासत में अगर इस तरह से राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं और नेताओं को बयान देना पड़े तो इसका क्या मतलब है। अब कोई चिल्ला कर अपने रिश्तों के सही होने का सबूत तो तभी देता है ना जब सवाल उठ रहे हैं। सब अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छी तरह से 2022 जीतने वाले। सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक है। हाँ, बिल्कुल सब कुछ ठीक। आखिर उत्तर प्रदेश बीजेपी में क्या होगा, क्या बदलाव होंगे, बदलाव होंगे तो किस हद तक होंगे। सबसे बड़ा सवाल, चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इनका जवाब दें। इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सुन लेते हैं। बैठक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी के, मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 2022 300 पार। मौर्य ने ये बयान तब दिया जबकि राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने मुख्यमंत्री प्रदेश समेत सभी मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ चर्चा की थी। मौर्य उनसे मिलकर जब निकले तो पत्रकारों ने ये सवाल किया था। तो सवाल ये है कि आखिर सीएम जब हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव क्यों लड़ा जाएगा। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच में ये टकराव कोई नया नहीं है। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ही होते थे, तो एक तरीके से उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था। लेकिन तब आला कमान ने सीएम योगी पर भरोसा जता दिया था। अब एक बार फिर से जब चुनाव सामने है तो ये महत्वाकांक्षाओं का टकराव सामने देखने को मिल रहा है। वैसे बात सीएम योगी या केशव प्रसाद मौर्य की ही नहीं है। पीएम मोदी के खास नौकरशाह रहे एके शर्मा, जो एमएलसी बनाए गए थे और खास मिशन पे भेजे गए थे केंद्र से, उनके साथ भी योगी का बर्ताव बहुत बेहतर नहीं रहा है। पहले तो उनको मिलने का समय नहीं दिया गया और अभी मंत्रिमंडल में उनको किस हैसियत से रखा जाए, इसको लेकर भी रस्साकसी जारी है। हालांकि उनका कैबिनेट में आना तय है, लेकिन उनके विभाग को लेकर भी सवाल बने हुए हैं और एक तरीके का टकराव भी। शर्मा को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दिए जाने पर योगी खेमे के लोग खासे उद्वेलित दिखाई देते हैं। सीएमओ और बीजेपी संगठन में कभी नजदीकी दिखना तो दूर, हमेशा दूरी ही दिखाई देती रही। यहाँ तक कि मंत्री और विधायक भी सीएम कार्यालय के नजदीकियों के चक्रियों को भेद कर सहज संवाद में असफल रहे। यह मुद्दा भी लगातार उठता ही रहा। राज की बात भी यही है कि जब केंद्र ने खंगाला
और जायजा लिया तो ये जो संगठन और सरकार और मंत्रियों के बीच में दूरियां थी वो भी उभर कर सामने आ गई। 60% विधायक और मंत्रियों का मत था कि नए चेहरे के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव होना चाहिए, लेकिन 35% का बिल्कुल साफ साफ कहना था कि अगर चेहरा बदला जाता है इस मौके पर तो बीजेपी की हार सुनिश्चित है। और कुछ नाम भी उछाले गए, लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि जब मंत्रियों से पूछा गया कि उन्होंने घोषणा पत्र के वादों को अपने विभागों के जरिए कितना पूरा किया तो उनका दर्द छलक कर बाहर आ गया और उन्होंने नौकरशाही की निरंकुशता और उनके पीछे सीएमओ के खड़े होने की बात कही। उन्होंने कहा कि नौकरशाही का ही पक्ष सीएम कार्यालय लेता रहा है, उस वजह से इन कामों को करने में परेशानी आई। वैसे सीएम से भी पूछा गया कि आखिर घोषणा पत्र के कितने वादे पूरे हुए और जो नहीं हुए हैं उनको इस 6 माह की अवधि में तत्काल पूरा किया जाए। यहाँ राज की बात बताना जरूरी है कि यूपी में इस तरह का संवाद पहले शुरू हुआ है, लेकिन जहाँ पार्टी सत्ता में है यानी उत्तराखंड और हरियाणा में भी यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। खैर, बीएल संतोष ने इस मुद्दे पर सीएम से भी बात की तो उनकी तरफ से साफ कहा गया कि काम करने की छूट सबको है। वैसे भी सभी मंत्रियों को 1 या 2 जिलों का प्रभार दिया गया है, वहां काम कराने के लिए वे पूरी तरह अधिकृत थे। संतोष ने घोषणा पत्र को लागू करने की बात कही और कैफियत तलब की, लेकिन असली दारोमदार केंद्रीय नेतृत्व को दी गई उनकी रिपोर्ट पर है। अब राज की सबसे महत्वपूर्ण बात यही छिपी हुई है। दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3 दिनों का मंथन चल रहा है। सोमवार को उसके समाप्त होने के बाद ही उत्तर प्रदेश के बारे में भी आला कमान एक फैसला लेगा। वैसे इस बैठक में मुद्दे कई और हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे अहम है, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। इसलिए संघ परिवार और बीजेपी इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। राज की बात यह है, इसके लिए ये तय हो चुका है कि चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा जाएगा। यूपी में वाराणसी से सांसद मोदी की छवि पर दोनों लोकसभा चुनाव फतेह हुए। यूपी विधानसभा चुनाव भी मोदी के नाम पर लड़ा गया। मोदी चेहरा और चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी फिर से गृह मंत्री अमित शाह पर होगी। प्रभारी चाहे जो बने और अध्यक्ष कोई हो, लेकिन चुनावी अभियान की जिम्मेदारी अमित शाह संभालेंगे, यह भी तय है। बाकी सर्वेक्षण में चाहे जो आया हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का मानना है योगी की जगह चुनाव से पहले किसी को चेहरा बनाना नुकसानदेह होगा। उत्तर प्रदेश संगठन और मंत्रिमंडल में भी बदलाव की बात जरूर है, लेकिन इसमें सीएम की आपत्तियों को भी जरूर ध्यान में रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनाव में चेहरा वो रहे, ये आला कमान का भी मानना है। लेकिन राज की बात यह है कि जब मोहन भागवत 7 तारीख को यहाँ से रवाना होंगे, यानी दिल्ली से नागपुर के लिए, उसके बाद दत्तात्रेय होश बोले और पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष की जो बैठक होगी उसमें ही उत्तर प्रदेश को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। और इस बीच तमाम विकल्पों, नफा नुकसान और जो लोगों का आचार व्यवहार रहा है उसके मद्देनजर भी इस फैसले पर फर्क पड़ सकता है। कोरोना की दूसरी लहर ने आवाम में जिस तरीके से दर्द और दहशत का बीज बोया, वो अब गुस्से के तौर पर सरकार और सिस्टम के खिलाफ फूटता दिखाई पड़ रहा है। जिन्होंने अपनों को खोया वो नाराज हैं, जिन्होंने दर बदर अस्पताल में अपने मरीजों को एडमिशन के लिए ठोकर खाई वो नाराज हैं, और जिन्हें ऑक्सीजन या दवाएं नहीं मिली वो नाराज हैं। तो ऐसे में आने वाला साल जब चुनावी है तो संघ परिवार भी सक्रिय हो गया है और उसके माथे पर भी चिंता की लकीरें चढ़ गई। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे दिल्ली में 3 दिन की जो संघ की बैठक चल रही है सरसंघ चालक मोहन भागवत की अध्यक्षता में, उसमें केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा ना उपजे और ब्रांड मोदी को और ज्यादा उभार कर सामने लाया जाए, उसके लिए क्या प्लान है। संघ परिवार की चिंता मौजूदा हालात में राजनीतिक और सामाजिक रूप से जिस तरह माहौल बदला है उसको लेकर जाहिर है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी समेत 16 राज्यों में चुनाव होंगे। उससे पहले जनता का भरोसा जीतना और उनकी शिकायतों के समाधान का उपाय ढूंढना प्रमुख है। राज की बात में हम आपको बताते हैं कि गुस्से के गुबार में केंद्र सरकार और बीजेपी फंसकर न रह जाए, इसके लिए संघ ने क्या प्लान बनाया। दरअसल संघ के नीति नियंताओं को ब्रांड मोदी में, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व में पूरा भरोसा है। उनको लगता है कि ब्रांड मोदी के साथ आगे बढ़कर
कोरोना से उपजी जो समस्याएं हैं उनके कुछ ठोस समाधान दिए जाएं और उनके अंदर ये भरोसा जताया जाए कि ये सरकार और संगठन उनके लिए है, तो बात अभी इतनी खराब नहीं हुई है। इसीलिए संघ न सिर्फ बीजेपी के साथ कंधा मिलाकर बल्कि बीजेपी से पहले एक कदम आगे जाकर सीधे जनता का सामना करेगा। कैसे, ये आगे बताते हैं। तो राज की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कोरोना जनित मुसीबत से उबारने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनुषंगिक संगठनों ने बीड़ा उठा लिया है। संघ की चिंतन बैठक में यह तय किया गया कि 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव और आगे आने वाली चुनावी चुनौतियों को साधने में संघ जनसंपर्क के साथ ही साथ सत्ता विरोधी गुस्से को थामने के लिए ढाल की भूमिका निभाएगा। आगामी चुनावों में बीजेपी को कोरोना में अपनों को खो चुके लोगों के गुस्से से बचाने और सत्ता तक पहुंचाने के लिए 3 सूत्रीय रणनीति तैयार की गई है। उन्हीं रणनीतियों को हम आपको राज की बात में बताने जा रहे हैं। संघ की पहली रणनीति यह है कि जनसंपर्क की कमान सबसे पहले खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही संभालेगा। इसकी वजह ये कि जनता गुस्से में है और संघ के पदाधिकारी गुस्से के उसी तापमान को कम करने के लिए पहले जनता के बीच में जाएंगे। इस रणनीति में यह भी स्पष्ट किया गया, मंत्री या बड़े नेता सीधे जनता के बीच में अभी ना जाएं, ताकि जनता का गुस्सा सीधे उनके ऊपर ना फूटे। उससे पहले संघ के पदाधिकारी उनसे मिलेंगे और संघ के लोगों को इस तरीके से लोगों से कनेक्ट करना आता है, क्योंकि चिंता यह भी है कि अगर कहीं जनता ने कुछ बदसलूकी की और उसमें अगर कोई नेता अलग तरीके का या थोड़ा विषम तरीके का व्यवहार कर देता है तो वो सियासी रूप से बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा। इसीलिए कुछ ठोस समाधानों के आश्वासन और कुछ होते हुए दिखने की भरोसा देने के बाद संघ जब ये अपना होमवर्क कर लेगा तब बीजेपी के बड़े पदाधिकारी और मंत्री जनता के बीच में जाएंगे। दूसरी रणनीति के तहत जनप्रतिनिधियों को हर परिवार तक राहत और घोषित लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी और पार्टी स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी ताकि जनप्रतिनिधियों के प्रति शांत होते गुस्से के साथ साथ लोगों का नजरिया थोड़ा बदले। दूसरी रणनीति के ही तहत जब पहले चरण में संघ के पदाधिकारी पीड़ितों तक पहुंच जाएंगे तब पार्टी के नेताओं को जनता के बीच भेजा जाएगा। इन सबके बीच ये किसी से छिपा नहीं है कि कोरोना काल में अधिकारियों की लापरवाही, बड़बोलेपन और आंकड़ेबाजी ने सरकार की मुसीबत कई गुना ज्यादा बढ़ा दी है। तीसरी रणनीति इन्हीं अधिकारियों से जुड़ी है। सबसे बड़ी राज की बात यह है कि राहत पहुंचाने के मामले में अधिकारियों के आंकड़ेबाजी को राह में न आने देने का पूरा प्लान है। यानी कि राहत के कार्य में पूरी तरह से जनप्रतिनिधि लगे होंगे, उसमें अधिकारियों की दखलंदाजी कम से कम होगी। राज की बात यह है कि संघ अपने स्तर से कैसे ब्रांड मोदी की प्रतिष्ठा बहाल रहे उसका सर्वे करा रहा है। इसके लिए लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसके सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, उसकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है और सरकार का किन मुद्दों पर ध्यान चाहता है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में अपने स्वयंसेवकों को जमीन पर उतार दिया है ताकि ये पता लग सके कि आखिर मर्ज क्या है और उसकी दवा ढूंढी जा सके। उसका आकलन भी है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार में भी कई मंत्रियों का व्यवहार जनता के प्रति रूखा रहता है। वे अपने ही मतदाताओं से नहीं मिलते हैं, जबकि कुछ मंत्री स्वयं को अपने मंत्रियों से भी ऊपर समझते हैं। कई मंत्री तो संघ के लोगों से मिलने की भी जहमत नहीं उठाते। यह समस्या खासकर कारोबारी मंत्रालयों से जुड़े मंत्रियों के साथ अधिक है। ऐसे में उनके व्यवहार में सरलता लाने की सलाह संघ देगा। हालांकि संघ के बीजेपी को बचाने के प्लान के बारे में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सूत्रों से बात की गई तो उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उदासीन आश्रम में ये जो 3 दिन की बैठक चल रही है ये संघ के कार्यों की समीक्षा, विस्तार और प्रसार के लिए हो रही है। लेकिन राज की बात यही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी को राजनीतिक दल के रूप में इसलिए खड़ा किया था ताकि उसकी बात सुनी जा सके और अगर बीजेपी कमजोर होती है तो संघ का वो उद्देश्य भी कमजोर होगा। इसीलिए भाजपा की वैतरणी पार करने के लिए संघ खुलकर सामने आ गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि संघ ने जो आगे बढ़कर बीजेपी की मदद का प्लान बनाया है उसमें वो उसकी कितनी मदद कर पाता है।
सियासत में सत्ता के लिए पक्ष और विपक्ष के संघर्ष से पहले सियासी सुरमाओं को अपने अपने संगठन में जूझना पड़ता है, और अगर कहीं वो राजनीतिक दल सत्ता में हो तो वहां पर इन सियासी सुरमाओं के बीच का संघर्ष और भी ज़्यादा रोचक हो जाता है। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यूपी को लेकर मंथन चल रहा है, और पंजाब कांग्रेस के नेताओं की घुड़दौड़ सी दिल्ली और अमृतसर के बीच से लगी हुई है। अब वहां पर किस तरीके से चुनाव एक बार फिर से मुड़ते दिखाई पड़ रहे हैं सत्ताधारी दल के लिए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर के विरोधियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, लेकिन तभी राजस्थान के एक नेता की एंट्री हो जाती है और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर और ज़्यादा मजबूत कैसे हो जाते हैं, ये बताते हैं राज की बात में। जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर को हटाने के लिए कभी राजिंदर कौर भट्टल तो कभी प्रताप सिंह बाजवा मोर्चा खोलते रहे, मगर चुनाव जीतने के लिए हर बार कैप्टन पर ही पार्टी को दांव लगाना पड़ा। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बार मोर्चा खोला हुआ है। दिल्ली से पंजाब के बीच इस कश्मकश की तस्वीरें और खबरें आप लोग लगातार देख ही रहे हैं, मगर पंजाब में कांग्रेस के इस भीतरी संघर्ष का फायदा वहां पर विपक्ष, खास तौर से आम आदमी पार्टी ना उठा ले जाए, इसको लेकर कांग्रेस आला कमान खासा चिंतित है। पिछले विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर यह कहकर उतरे थे कि ये उनका आखिरी चुनाव है। अब कांग्रेस के भीतर उनके विरोधियों ने उनके इसी वाक्य को पकड़ लिया है और कांग्रेस नेतृत्व के सामने ये कहा है कि अगर कैप्टन अमरिंदर की सरपरस्ती में ही कांग्रेस चलती रही तो फिर वहां नया नेतृत्व नहीं तैयार हो पाएगा। और नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री के बाद ये मामला और ज़्यादा रोचक हो चुका था। सवाल ये है कि अब कैसे नया नेतृत्व भी कांग्रेस खड़ा करे और चुनाव भी जीते, तो इसको लेकर ये रस्साकसी चली रही थी, लेकिन राजस्थान के एक नेता की एंट्री ने कैसे कैप्टन अमरिंदर को मजबूत कर दिया, इसको समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि ये नेता कोई कैप्टन अमरिंदर के पक्ष में नहीं थे, उनके विरोध में लॉबिंग कर रहे थे। कैसे, ये आगे बताते हैं। दरअसल राजस्थान के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी जो कि राहुल गांधी के खास माने जाते हैं, उन्होंने पंजाब के तमाम विधायकों, मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों को फोन किया। उन्होंने बताया कि वे जल्द ही महासचिव बनेंगे और पंजाब का प्रभार भी उनके पास होगा। दरअसल राहुल गांधी को खुद पंजाब के नेताओं और मंत्रियों से बातचीत कर राज्य का फीडबैक लेना था। उससे पहले राजस्थान के इस नेता ने सभी लोगों को फोन कर अपने मोबाइल सेट में सिग्नल ऐप डाउनलोड करने को कहा, जिसमें राहुल को बात करनी थी। लेकिन इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से नुकसान होगा, राहुल जी को यही बात बोलनी है, इसके लिए तमाम नेताओं और पदाधिकारियों को समझाया। राज की बात ये कि कई लोगों ने राजस्थान के उस नेता की बात रिकॉर्ड कर मुख्यमंत्री को पहुंचा दी। मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंचे तो पेन ड्राइव में बातचीत का पूरा रिकॉर्ड और उसे प्रिंट कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दिया। इसके बाद कुपित सोनिया ने राहुल गांधी से बात की। राहुल और कैप्टन की फिर मुलाकात हुई। यह मामला खुलने के बाद राजस्थान के उस नेता की राहुल गांधी ने लंबी क्लास ली और तुरंत ही फोन कर अमरिंदर से माफी मांगने को कहा। तो उस नेता ने अमरिंदर को फोन किया, अमरिंदर ने कोई ज़्यादा भाव नहीं दिया, बल्कि अमरिंदर जब दिल्ली आए थे तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपनी शर्तें और तमाम समीकरण समझाकर चले गए। और कुल मिलाकर जो उनके खिलाफ एक पूरा माहौल बनाया जा रहा था, उसमें पहले ही तय था कि कैप्टन अमरिंदर ही चेहरा रहेंगे, लेकिन वे अब अपनी शर्तें मनवाने के लिए और ज़्यादा मजबूत हो गए। राज की बात यह भी है कि सिद्धू भले ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए दबाव बना रहे हों, लेकिन जातीय समीकरणों के मद्देनजर यह होना मुश्किल है। कैप्टन भी जट सिख हैं और सिद्धू भी, इसके अलावा दोनों ही पटियाला से भी। ऐसे में 40% दलित वोटों के मद्देनजर राजकुमार विर्क का नाम अध्यक्ष के तौर पर सुझाया जा रहा है। वहीं सिद्धू को उनकी पसंद का विभाग देकर उप मुख्यमंत्री बनाने पर आला कमान अमरिंदर को राजी कर रहा है। इसके लिए सिद्धू को भी समझाया जा रहा है, अमरिंदर को भी और अन्य विरोधी खेमों को भी शांत करने की कोशिश की जा रही है। तो इन राजनीतिक समीकरणों के मद्देनजर ये तो तय है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कोई दलित होगा, तो सिद्धू को उप मुख्यमंत्री उनकी शर्त के मंत्रालय के आधार पर देने की बात कैप्टन अमरिंदर को बता दी गई है। और दोनों ही नेताओं से कहा गया है कि सत्ता का मीठा फल चखने के लिए कुछ कड़वी गोलियां जरूर खा लें। हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस अपने असफलता के चरम बिंदु को सह रही है।
या तो वो सत्ता से बेदखल है या जहां सत्ता में वहां पर सिर्फ फटौवल जारी है। अब कांग्रेस अपने पुनरुद्धार के लिए पूरी तरीके से राहुल गांधी पर आश्रित है। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा पप्पू बनाए गए, उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रचार किया गया और वहीं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया। उनका हर एक ट्वीट, हर एक फेसबुक पोस्ट वो लगातार चर्चा में बना रहा। अब पिछले कई समय से लगातार सोशल मीडिया पर, खासतौर से ट्विटर के जरिए राहुल ने सरकार पर धावा बोल रखा है और वो लगातार कुछ न कुछ करते चले आ रहे हैं। तो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। तो राहुल गांधी जब ट्विटर पर आक्रामक हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं, ऐसे में उनकी ट्विटर की नई पॉलिटिक्स ने भी चर्चा का एक गुब्बार खड़ा कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर किसको फॉलो किया और किसको अनफॉलो किया, इसको लेकर भी कयासों के दौर जारी हैं और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की नई सियासत के ये संकेत भी। बीते दिनों राहुल ने अपने ट्विटर अकाउंट से बड़ी संख्या में लोगों को अनफॉलो किया। राहुल गांधी ने अपनी ट्विटर पॉलिटिक्स पॉलिसी में तय किया कि केवल उन्हीं लोगों को वो फॉलो करेंगे जो कांग्रेस विचारधारा के प्रचार प्रसार के वैचारिक संवाहक हैं। लगभग 100 लोगों की लिस्ट बनी और सभी को अनफॉलो कर दिया गया। राज की बात यह है कि सबसे पहले उन लोगों को अनफॉलो किया गया जो कांग्रेस को छोड़कर अन्य दलों का दामन थाम चुके हैं या उनकी विचारधारा अब कांग्रेस की लाइन पर चलती नहीं दिखती। राहुल गांधी की अनफॉलो पॉलिसी की गाज कांग्रेसियों पर भी गिरी। इनमें से कई तो राहुल गांधी के कार्यालय में उनके सिपाहसलार माने जाने वाले लोग थे और कई लोगों को अनफॉलो करने के बाद तो चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया कि आखिर कौशल विद्यार्थी, निखिल ललवा और अलंकार सवाई, कनिष्ठ सिंह जैसे दिग्गजों को कैसे अनफॉलो किया जा सकता है। तो यही छिपी है राज की बात, वो हम आपको आगे बताते हैं। क्योंकि राहुल ने सिर्फ कांग्रेस के लोगों को ही अनफॉलो नहीं किया, बल्कि तमाम पत्रकारों को भी अनफॉलो किया जो कि उनको अपनी किचन कैबिनेट का हिस्सा बताते रहे। राहुल गांधी की अनफॉलो पॉलिसी के पीछे राज की बात यह है कि राहुल गांधी ने फैसला किया है कि वो अब केवल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और जमीन पर जूझने वाले कर्मठ कार्यकर्ताओं को ही फॉलो करेंगे। राहुल के ट्विटर हैंडल से केवल कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, सभी महासचिव, प्रदेश प्रभारी, विधायक दल के नेता, सांसद, कांग्रेस की फ्रंटल संस्थाएं, राज्यों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ही फॉलो किए जाएंगे। और इसी पॉलिसी पर अमल लाते हुए राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से ये तमाम अनफॉलो कर दिए गए। पत्रकारों को अनफॉलो करने के पीछे एक खास वजह थी कि जिन पत्रकारों को राहुल फॉलो कर रहे थे वो अपने आप को उनका सबसे करीबी और गांधी परिवार के बिल्कुल किचन कैबिनेट का हिस्सा बताने में लगे रहते थे और दूसरे पत्रकार जो कांग्रेस कवर करते थे उनमें इसको लेकर संतोष रहता था। तो ये तय हुआ कि सबको संतुष्ट करना संभव नहीं है, इसलिए सबको अनफॉलो कर दिया। उन लोगों को राहुल फॉलो नहीं करेंगे जो पार्टी का समर्थन करते करते अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। दरअसल इस पॉलिसी के जरिए सोशल प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी की एक सकारात्मक इमेज बिल्डिंग की कोशिश की गई है। हालांकि इस पॉलिसी से इतर कुछ चीजें और राहुल गांधी के ट्विटर पर दिखती हैं। कांग्रेस के दो दिग्गज दिवंगत नेताओं अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा को अभी भी वो फॉलो कर रहे हैं। इसे उन नेताओं के प्रति सम्मान का भाव और उनसे जुड़े लाखों कार्यकर्ताओं की संवेदना से जुड़े रहने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। चलते चलते राहुल की नई ट्विटर पॉलिसी से जुड़ी एक राज की बात और, राहुल गांधी अभी भी संजय निरुपम को फॉलो कर रहे हैं जो पार्टी विरोधी बयान के लिए ज्यादा जाने जाते हैं और कपिल सिब्बल भी राहुल गांधी की तरफ से फॉलो किए जा रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल खड़े किए थे। तो क्या माना जाए, कांग्रेस की और खासतौर से कांग्रेस के युवराज की ये जो ट्विटर पॉलिसी है वो अपने लोगों को ही आगे बढ़ाने के लिए रखी गई है, लेकिन ऐसे में संजय निरुपम और कपिल सिब्बल को क्यों वो फॉलो कर रहे हैं? तो इसका मतलब क्या यही निकाला जाए कि इन दोनों नेताओं के लिए भविष्य की संभावनाएं खोलकर रखी गई हैं और राहुल गांधी जिन नेताओं में पोटेंशियल है और जो वरिष्ठों की वजह से नाराज चल रहे थे या किसी गुटबाजी की वजह से अलग हो रहे थे, उनके लिए रास्ता बना रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का अवसान अब करीब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन तीसरी लहर के तांडव की आशंकाओं ने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि इस बार बच्चों में इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा फैलने की बात कही जा रही थी।
इसी के मद्देनजर सीबीएसई या जो अन्य परीक्षाएं हैं बच्चों की वो रद्द कर दी गई। इसका फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लिया, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पक्ष में पहले नहीं था। लेकिन वैश्विक रिपोर्ट, नीति नियंताओं और जो बड़े चिकित्सा जगत के नामी गिरामी लोग थे उनसे चर्चा करने के बाद पीएम मोदी ने देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए यह फैसला लिया। आप सब स्वस्थ हैं। मोदी सरकार के इस फैसले से पहले इससे बड़े विचार विमर्श के पीछे भी एक बड़ी राज की बात है। दरअसल कोरोना की पहली लहर में केंद्र सरकार ने व्यवस्था अपने हाथ में रखी, लेकिन दूसरी लहर की दस्तक में निर्णय का अधिकार राज्यों को दिया। उसके परिणाम ये हुए कि दूसरी लहर इतनी बेकाबू हुई कि उसे संभालते संभालते आफत आ गई और सरकार की छवि पर जो डेंट लगा सो अलग। लिहाजा तीसरी लहर की आहट मिलते ही पीएम मोदी एक्शन में आए और देश के बड़े संस्थानों से उन्होंने खुद विचार विमर्श शुरू किया। पूरे देश में बच्चों और उनके अभिभावकों का जोर था कि किसी भी तरीके से इस बार परीक्षाएं हों। ज़्यादातर अभिभावक इस मत के थे और बच्चे भी परीक्षाएं चाहते थे और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी इसका हामी था। लेकिन कोरोना की विभीषिका कहीं बच्चों को अपने आगोश में ना ले ले, ये चिंता चिकित्सा जगत को लगी हुई थी। तो लगातार इसको लेकर विरोधाभासी बयान और बातें भी आ रही थी। ऐसे में पीएम मोदी ने खुद कॉल ली और उन्होंने आगे आकर लगभग 2 दर्जन संस्थाओं और लोगों से बात की। इनमें नीति आयोग भी था, आईसीएमआर भी था और वैश्विक रिपोर्ट्स भी थीं। और जितने विशेषज्ञ थे उनसे बात करने के बाद मोदी ने पाया कि ये बच्चों के लिए खतरा हो सकता है, तो इसलिए परीक्षा को निरस्त रखना जरूरी है। जैसा कि उन्होंने कहा था, पहले जान फिर जहान। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी परीक्षाओं के संबंध में तारीखों के ऐलान की बात कही थी। लेकिन अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के मामले पर कोई रिस्क न लेने का फैसला किया। सरकार ने तय किया कि चूंकि तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा ज्यादा है, बच्चों की जान बचाने की परीक्षा ज्यादा बड़ी है, लिहाजा बोर्ड परीक्षा को रद्द कर देने में कोई बुराई नहीं है। एक लंबे मंथन और चर्चा के बाद जैसे ही 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के रद्द होने का ऐलान हुआ, उसके बाद अलग अलग राज्यों ने भी ये फैसला लेना शुरू कर दिया। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर आने वाले खतरे की आशंका के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है, साथ ही उनको सुरक्षित रखने के लिए सारे उपक्रम भी किए जा रहे हैं। और इसी दिशा में तमाम लोगों से विचार विमर्श और लंबे मंथन के बाद ये परीक्षाएं निरस्त करने का फैसला किया गया। राज की बात में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते रविवार रात 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।